हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों एनसीईआरटी नोट्स, जो कि भारतीय इतिहास का है दोस्तों। और ये अरिहंत पब्लिकेशन का है दोस्तों, और ये बेस्ट बुक है फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव के लिए। और इसमें 6 से लेके 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके इस पुस्तक को बनाया गया है दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां जाकर जुड़ जाएं। और भी बहुत तरीके के बुक का पीडीएफ वहां अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का अध्याय नंबर 8 है दोस्तों, मौर्योत्तर काल। तो इस अध्याय को देखते हैं दोस्तों किस किस स्रोत से लेकर इस चैप्टर को बनाया गया है। तो न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 10 नए साम्राज्य और राज्य। ओल्ड एनसीईआरटी के क्लास 6 चैप्टर 6 भारत 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक। और ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 16 मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम। चैप्टर नंबर 17 है दोस्तों सातवाहन युग। चैप्टर नंबर 19 मौर्योत्तर युग में शिल्प, व्यापार और नगर। इन तमाम स्रोतों से लेकर दोस्तों इस चैप्टर को बनाया गया दोस्तों, मौर्योत्तर काल दोस्तों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मौर्योत्तर इतिहास के स्रोत के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो मौर्योत्तर कालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों में साहित्यिक स्रोत भी है दोस्तों, अभिलेख तथा सिक्कों की प्रमुखता दी जाती है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, ललित विस्तार, मंजूश्री, मूलकल्प प्रमुख रचनाएं हैं जो इस काल की स्थितियों का विवरण प्रस्तुत करती है। तो मौर्योत्तर काल के जो इतिहास को जानने का स्रोत है दोस्तों, मुख्य रूप से साहित्यिक स्रोत है दोस्तों, और अभिलेख भी जो कुछ प्राप्त हुए हैं दोस्तों उससे भी मौर्योत्तर काल के इतिहास के बारे में पता चलता है। आगे देखते दोस्तों, तो मिलिंद पन्हो जो कि नागसेन के द्वारा रचित है दोस्तों, और महाभाष्य जो कि पतंजलि द्वारा रचित रचना है दोस्तों, और मालविकाग्नि मित्र जो कि कालिदास द्वारा रचित रचना है। जैसे रचनाओं में मौर्योत्तर राजवंशों का इतिहास तथा शासकों के जीवन वृत्त की जानकारी मिलती है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है कि नागसेन के द्वारा रचित जो है वो कौन सा पुस्तक है दोस्तों, मिलिंद पन्हो। महाभाष्य के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो पतंजलि। और मालविकाग्नि मित्र के रचनाकार कौन है, तो कालिदास। विदेशी रचनाकारों, विशेषकर ग्रीक रचनाकारों में जैसे प्लिनी हो गया दोस्तों, प्लूटार्क हो गया, टॉलमी हो गया इत्यादि की रचनाओं से भी इस काल के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है दोस्तों। नेचुरल हिस्ट्री जो कि प्लिनी की पुस्तक है दोस्तों, और जियोग्राफी जो कि टॉलमी की पुस्तक है, तथा पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये एक अज्ञात लेखक के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है दोस्तों। इस रचनाओं से भारतीय व्यापार की प्रवृत्तियों की जानकारी मिलती है। तो इसमें भी याद रखना है दोस्तों, प्लिनी की कौन सी पुस्तक है दोस्तों, तो नेचुरल हिस्ट्री। और टॉलमी द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया दोस्तों, तो जियोग्राफी। ये दोनों याद रखना है दोस्तों। आगे देखते दोस्तों, बेस नगर का अभिलेख तथा अयोध्या में धनदेव के अभिलेख से शुंग वंश के शासन की जानकारी प्राप्त होती है। और इस समय के सिक्कों पर तिथियों के अंकन से ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत बन गए हैं। यानी बेस नगर का जो अभिलेख है दोस्तों, और अयोध्या में जो धनदेव के अभिलेख से पता किसका वंश का चलता है दोस्तों, तो शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो बेस नगर अभिलेख से किस वंश की जानकारी मिलती है, तो शुंग वंश की जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं दोस्तों, मौर्योत्तर काल के प्रमुख कौन कौन से राजवंश थे। तो मौर्यों के पतन के पश्चात शुंग वंश सत्तारूढ़ हो गया, यानी सत्ता धारण किया दोस्तों शुंग वंश। कुछ वर्षों की शांति के बाद उत्तर भारत पर हिंद, यवन, शक, पार्थियाई तथा कुषाणों ने आक्रमण कर अपनी राज सत्ता स्थापित की। इस समय भारतीय चेतना में विदेशी तत्वों का प्रवेश तीव्र गति से हुआ। यानी मौर्यों का जैसे पतन हुआ दोस्तों, उसके पश्चात जो है शुंग वंश का शासन हो गया। परंतु कुछ ही वर्षों के बाद जो है भारत के क्षेत्र पर बाहरी आक्रमण होने लगे दोस्तों। और बाहरी आक्रमण में जैसे हिंद यवनों का आक्रमण हो गया, शकों का हो गया, पार्थियाई तथा कुषाणों का, इन सभी का जो है आक्रमण होना चालू हो गया। आगे देखते दोस्तों, मौर्योत्तर काल के राजवंशों का कुछ विवरण देख लेते हैं दोस्तों। तो शुंग वंश जो कि 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक रहा दोस्तों। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके
की थी और शुंग वासियों ने 90 वर्षों तक पाटलिपुत्र तथा मध्य भारत पर शासन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। पूछा जाता है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था दोस्तों। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो बृहद्रथ था, इसका ही सेनापति कौन था दोस्तों, तो पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने ही जो है बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की। पुष्यमित्र शुंग धार्मिक रूप से ब्राह्मणवादी शासक था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया और सुप्रसिद्ध वैयाकरण पतंजलि उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए अश्वमेध यज्ञ की चर्चा मिलती है। संभवतः पुष्यमित्र शुंग बौद्ध विरोधी था, लेकिन भरहुत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को ही दिया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें याद रखना है दोस्तों कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो जो है ब्राह्मणवादी शासक था दोस्तों। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, पतंजलि जो है किसके दरबार में रहते थे, तो पतंजलि किसके दरबार के सुप्रसिद्ध व्याकरणविद थे दोस्तों, तो वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। यानी पतंजलि जो है किसके शासनकाल में थे, तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में थे। और जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ कराया गया उसके पुरोहित कौन थे, तो पतंजलि ही थे। आगे देखते हैं दोस्तों, शुंग शासक भागभद्र यानी भागवत के शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किए थे। आगे देखते हैं दोस्तों, अग्निमित्र, वासुमित्र और वर्जमित्र भागभद्र एवं देवभूति क्रमशः पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी थे। तो पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी क्रमशः कौन कौन है दोस्तों, तो अग्निमित्र हो गया, वसुमित्र हो गया, वज्रमित्र हो गया और भागभद्र दोस्तों तथा देवभूति। अग्निमित्र मालविकाग्निमित्र का नायक है, जिसमें अग्निमित्र के अमात्य परिषद की चर्चा की गई है। तो मालविकाग्निमित्र के जो नायक है यानी जो मेन किरदार है दोस्तों, वो कौन है, अग्निमित्र है। इन्हीं के बारे में जो है इसमें बताया गया है, इनके शासन के बारे में। आगे देखते हैं दोस्तों, कण्व वंश। तो शुंग वंश के बाद जो है कण्व वंश का शासन आया दोस्तों। तो शुंग वंश के जो अंतिम शासक देवभूति थे, इसकी हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की थी। कण्व वंश एक ब्राह्मण वंश था। इसमें 4 शासक वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति था दोस्तों। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था दोस्तों। और बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग करके जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। और जो है शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति है दोस्तों, और इसकी हत्या वासुदेव जो है करके कण्व वंश की स्थापना की थी। अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुक ने की और एक नवीन ब्राह्मण वंश आंध्र सतवाहन वंश की स्थापना की। तो आंध्र सतवाहन वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों, सिमुक है। और इसने किसकी हत्या कर दी, तो सुशर्मन की हत्या कर दी, जो कि कण्व वंश का अंतिम शासक था। सातवाहन वंश देखते हैं दोस्तों। सातवाहन शासक दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के सबसे प्रबल उत्तराधिकारी माने जाते थे दोस्तों। सातवाहन और पुराणों में उल्लेखित आंध्र एक ही माने जाते थे। पुराणों में केवल आंध्र शासन का उल्लेख मिलता है। तो सातवाहन जो शासक थे दोस्तों, वो दक्कन और भारत में जो मौर्यों के सबसे प्रबल उत्तराधिकारी माने जाते थे दोस्तों, और वही थे भी। सातवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर काले व लाल मृदभांड और गेरुआ लेपित चित्रित मृदभांड के पाए जाने से प्रमाणित होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मौर्योत्तर काल में लोहे के फाल का प्रयोग धान की रोपनी, नगरीकरण, लेखन कला आदि के आगमन से सातवाहनों के द्वारा राज्य के गठन के लिए उपयुक्त परिस्थिति निर्मित की गई। पुराणों के अनुसार आंध्रों ने 300 वर्षों तक शासन किया दोस्तों, और यही समय सातवाहन का शासनकाल माना जाता है। सातवाहनों के सबसे पुराने अभिलेख ईसा पूर्व 1वीं सदी के हैं, और उसी समय सातवाहनों ने कण्वों को पराजित कर मध्य भारत के कुछ भागों में अपनी सत्ता स्थापित की थी। आगे देखते दोस्तों, आरंभिक सातवाहन शासक आंध्र
में नहीं बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र में थे, जहां उनकी प्राचीनतम सिक्के और अधिकांश आरंभिक अभिलेख भी मिले हैं। सातवाहनों ने अपनी सत्ता का विस्तार जो है वो दोस्तों कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों में किया दोस्तों। सातवाहनों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी जो थे वो शक थे। तो सातवाहनों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रूप में, शत्रु के रूप में कौन थे दोस्तों? तो शक थे, जिन्होंने अपनी सत्ता दक्कन और पश्चिमी भारत में स्थापित की थी। तो शकों का जो शासन क्षेत्र था दोस्तों वो दक्कन और पश्चिमी भारत के क्षेत्र में था, जबकि सातवाहनों का जो शासन था दोस्तों वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में था। आगे देखते हैं दोस्तों प्रमुख सातवाहन शासक कौन कौन से थे। तो पहला देखते हैं दोस्तों तो सातकर्णी प्रथम, जो कि 106 से लगभग 130 ईसा पूर्व तक रहे दोस्तों। और सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक सातकर्णी प्रथम था दोस्तों, जिसकी उपलब्धियों की जानकारी नागानिका यानी इसकी जो रानी थी दोस्तों के नानाघाट अभिलेख से मिलती है। और भूमिदान का पहला साक्ष्य इसी अभिलेख से प्राप्त होता है और इसे दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि भूमिदान का पहला साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है। और ये नानाघाट अभिलेख किससे संबंधित है दोस्तों? तो सातकर्णी प्रथम से संबंधित है। और ये सातकर्णी प्रथम किसका शासक था दोस्तों? तो सातवाहन वंश का शासक था दोस्तों। और इन्हें जो है दक्षिणाधिपति के नाम से भी उपाधि दी गई थी दोस्तों। आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हाल। नेक्स्ट शासक हाल थे दोस्तों, जो कि लगभग 20 से 24 ईस्वी तक रहे। और सातवाहन वंश में हाल महानतम शासक था। वह एक बड़ा कवि तथा कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। यानी वो जो है अपने दरबार में दोस्तों कवियों और विद्वानों को रखते थे, आश्रय देते थे। हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक काव्य की रचना की थी। इसकी राज्यसभा में बृहत कथा के लेखक गुणाढ़ तथा कातंत्र व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन निवास करते थे। गुणाढ़ ने बृहत कथा की रचना प्राकृत भाषा में की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है गुणाढ़ जो है वो किसके काल में थे दोस्तों? तो वो हाल के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है दोस्तों गौतमी पुत्र सतकर्णी, 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक रहे दोस्तों। सातवाहन वंश के ऐश्वर्य को गौतमी पुत्र सतकर्णी ने स्थापित किया। इसने स्वयं को एकमात्र ब्राह्मण कहा, शकों को पराजित किया तथा अनेक क्षत्रिय शासकों का नाश किया। गौतमी पुत्र सतकर्णी का दावा था कि उसने क्षयरात वंश का नाश किया है, क्योंकि उसके शत्रु नहपान इसी वंश का था। नहपान के 8000 से अधिक चांदी के सिक्के नासिक से मिलते हैं दोस्तों, जिन पर सातवाहन राजा द्वारा फिर से ढलाए जाने की चिन्ह मिलते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक विस्तृत था दोस्तों। और संभवतः जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है उस पर भी इसका आधिपत्य था। तो ये सबसे प्रमुख शासक के रूप में उभरे दोस्तों सातवाहन वंश में गौतमी पुत्र सतकर्णी। आगे देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों विशिष्टि पुत्र पुलुमावी, जो कि 130 से 154 ईस्वी तक रहे। और इसके सिक्के और अभिलेख आंध्र प्रदेश में मिले हैं दोस्तों, जिनसे स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र द्वितीय सदी के मध्य तक सातवाहन राज्य का अंग बन चुका था। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन या प्रतिष्ठान में बनाई थी दोस्तों। तो सातवाहनों की जो राजधानी है दोस्तों वो पैठन या प्रतिष्ठान में किसके द्वारा बनाई गई दोस्तों? तो विशिष्टि पुत्र पुलुमावी के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट शासक है यज्ञश्री सतकर्णी, जो कि 174 ईस्वी से लगभग 203 ईस्वी तक जो है शासन किया दोस्तों। ये सातवाहन वंश का अंतिम राजा था। यज्ञश्री सतकर्णी ने उत्तर कोंकण और मालवा को शक शासकों से वापस ले लिया था। यज्ञश्री सतकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था दोस्तों। और इसके सिक्के न केवल आंध्र प्रदेश अपितु महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी पाए गए हैं। इन सिक्कों पर जहाज का चित्र था, जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम का परिचायक था दोस्तों यज्ञश्री सतकर्णी के। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सातवाहन कालीन सामाजिक स्थिति किस रूप में थी। तो गौतमी बलश्री सतकर्णी के नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि नासिक अभिलेख जो है किससे संबंधित है। तो
नासिक जो अभिलेख है दोस्तों वो गौतमी बलश्री सतकर्णी से संबंधित है दोस्तों। सातवाहनों के सबसे प्रसिद्ध राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी ने विच्छिन्न होते चतुर्वर्णीय यानी 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर यानी वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। सातवाहन काल में वर्ण संकर का संकट शकों के प्रवेश से तथा दक्कन में रहने वाले जनजातीय लोगों के सतही ब्राह्मणीकरण के कारण उत्पन्न हो गया था दोस्तों। इस काल में जब शकों और सातवाहनों के मध्य वैवाहिक संबंध होने लगे तब शकों का क्षत्रिय के रूप में ब्राह्मणीय समाज में प्रवेश सरल हो गया था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या जागीर देने वाले प्रथम शासक जो थे वो सातवाहन ही हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या जागीर देने वाले सबसे पहला शासक कौन था दोस्तों, तो सातवाहन शासक ही थे जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान और जागीर देते थे। हालांकि भिक्षुओं के लिए इस प्रकार के अनुदान के उदाहरण अधिक मिलते हैं। भिक्षु दोस्तों जो बौद्ध धर्म के अनुसरण करते थे उन्हें ही भिक्षु कहा जाता था दोस्तों। सातवाहन समाज में वणिक और शिल्पी वर्ग का सामाजिक व्यवस्था में उत्थान हुआ। वणिक लोग अपने अपने नगर का नाम अपने नाम से जोड़ने लगे दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, दाता के रूप में शिल्पियों में गंधिकों के नाम का उल्लेख किया गया है। इत्र बनाने वाले शिल्पी गंधिक कहलाते थे। कालांतर में इस शब्द का अर्थ व्यापक हो गया और सभी प्रकार के दुकानदारों के लिए यह शब्द प्रयुक्त होने लगा। आज उपनाम गांधी इसी प्राचीन शब्द से निकलता है दोस्तों। सातवाहन वंश में मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास होता है। उनमें राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि नामों से ज्ञात होता है कि उनके समाज में माता की प्रतिष्ठा अधिक थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो है किस वंश में जो है मात्र सत्तात्मक वंश के रूप में देखा जाता है दोस्तों, तो वो सातवाहन वंश, क्योंकि इसके जो राजा थे दोस्तों वो माता के ही नाम पर चलते थे। जैसे गौतमी पुत्र हो गया, वशिष्ठी पुत्र हो गया, तो इसलिए सातवाहन वंश जो है मात्र सत्तात्मक वंश के रूप में भी जाना जाता है। सातवाहन काल में रानियों ने स्वाधिकार पूर्वक बड़े बड़े धार्मिक दान किया और अनेक रानियों ने तो प्रतिशासक यानी रीजेंट के रूप में भी कार्य किया। सातवाहन कालीन धार्मिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं। सातवाहन शासक ब्राह्मण थे और उन्होंने ब्राह्मणवाद के विजय अभियान का नेतृत्व किया। आरंभ से ही राजाओं और रानियों ने अश्वमेध, वाजपेयी जैसे यज्ञ किए। सातवाहन शासक कृष्ण, वासुदेव आदि बहुत से वैष्णव देवताओं के भी उपासक थे। सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को भी ग्राम दान देकर बौद्ध धर्म का प्रसार किया। उनके राज्य में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का वर्चस्व था दोस्तों। आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंड और अमरावती नगर सातवाहनों के शासन में और विशेषकर उनके उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के शासन में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे दोस्तों। सातवाहनों के काल में महाराष्ट्र में पश्चिमी दक्कन के नासिक और जुनार क्षेत्रों में भी व्यापारियों का संरक्षण प्राप्त कर बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, सातवाहन कालीन प्रशासनिक ढांचा किस रूप में था। तो सातवाहन शासकों ने धर्मशास्त्रों में बताए गए राजा के आदर्श पर चलने का प्रयास किया, क्योंकि राजा धर्म का संरक्षक होता था। सातवाहन राजा का वर्णन राम, भीम, केशव, अर्जुन आदि पौराणिक महापुरुषों के गुणों से विभूषित रूप में किया गया है। बल और पराक्रम में राजा की तुलना उक्त पौराणिक पुरुषों और दिव्य विभूतियों से की गई है। स्पष्ट ऐसा सातवाहन राजा में देवत्व सिद्ध करने के लिए किया होगा। सातवाहनों ने अनेक प्रशासनिक इकाइयां रखी जो अशोक के काल में भी प्रचलित थी दोस्तों। सातवाहनों के समय में जिले को अशोक के काल की भांति ही आहार कहते थे। उनके अधिकारी मौर्य काल की भांति ही अमात्य और महामात्य कहलाते थे। सातवाहनों के प्रशासन में कुछ मुख्य सैनिक और सामाजिक लक्षण विद्यमान थे। सेनापति को प्रांत का शासन अध्यक्ष या गवर्नर बनाया जाता था। सातवाहनों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गैलमिक नामक अधिकारी
के अंतर्गत होता था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है गैल्मिक नामक अधिकारी किस काल से संबंधित है दोस्तों, तो सातवाहन काल से है। और इसका कार्य क्या होता था, तो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन के देखभाल जो काम करता था वो गैल्मिक नाम का अधिकारी सातवाहन काल में क्या करता था। गैल्मिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। गैल्मिक को ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए रखा जाता था ताकि वह शांति व्यवस्था बनाए रखे। सातवाहन शासन में सैनिक लक्षण उनके अभिलेखों में वर्णित शब्दों कटक और स्कंदावार से प्रकट होते हैं। कटक तथा स्कंदावार सैनिक शिविर और बस्तियां थे। वे तब तक प्रशासनिक केंद्रों के रूप में कार्य करते थे जब तक वहां पर राजा स्वयं रहते थे। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान देने की प्रथा आरंभ की थी दोस्तों। ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को जो उर्वर भूमि और ग्राम दान में दिए जाते थे उन्हें राजपुरुषों, सैनिकों और राजकीय अधिकारियों के हस्तक्षेप से पूर्णतः मुक्त घोषित कर दिया जाता था। तो इसमें याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सातवाहनों ने ही सबसे पहले ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने का प्रथा जो है आरंभ किया था दोस्तों। सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियां प्रचलित थी दोस्तों। पहली श्रेणी का सामंत जो होता था वो राजा कहलाता था और उसे सिक्का ढालने का अधिकार होता था दोस्तों। और जो द्वितीय का श्रेणी का सामंत होता था उसे महाभोज कहा जाता था। प्रथम राजा हो गया दोस्तों और दूसरा महाभोज। और तृतीय श्रेणी का जो होता था दोस्तों उसे सामंत को सेनापति कहा जाता था। इन सामंतों को अपने अपने क्षेत्रों में कुछ सत्ता प्राप्त थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सातवाहन कालीन कला किस रूप में थी, तो सातवाहन काल में पश्चिमोत्तर दक्कन या महाराष्ट्र में ठोस चट्टानों को काटकर अनेक चैत्य और विहार बनाए गए दोस्तों। चैत्य बौद्धों के मंदिर का कार्य करता था और विहार भिक्षु निवास का चैत्य अनेक स्तंभों पर निर्मित था जो बड़े कमरे यानी हॉल के समान था। और विहार में एक केंद्रीय शाला होती थी जिसमें सामने के बरामदे की तरफ एक द्वार होता था दोस्तों। आगे देखते हैं, कार्ली का चैत्य यानी पश्चिम दक्कन सातवाहन काल का सबसे प्रसिद्ध चैत्य था। यह लगभग 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा था दोस्तों। विहार चैत्यों के पास बनाए जाते थे। उनका उपयोग वर्षा काल में भिक्षुओं के निवास के लिए किया जाता था दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है विहार और चैत्यों में क्या अंतर है दोस्तों। तो विहार जो है, विहार किस लिए बनाया जाता था दोस्तों, तो भिक्षुओं के निवास के लिए बनाया जाता था दोस्तों। नासिक के 3 बिहार के साक्ष्य मिले हैं किंतु उनमें नहपान और गौतमी पुत्र के अभिलेख हैं। इसलिए प्रतीत होता है कि वे ईसा की प्रथम द्वितीय शताब्दी के हैं। शिलाखंडीय वास्तुकला आंध्र में कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में भी पाई जाती है, परंतु यह क्षेत्र वस्तुतः स्वतंत्र बौद्ध संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। स्तूप गोल स्तंभाकार ढांचा होता है जो बुद्ध के किसी अवशेष के ऊपर खड़ा किया जाता है। अमरावती स्तूप का निर्माण लगभग 200 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ दोस्तों, किंतु ईसा की द्वितीय सदी के उत्तरार्ध में आकर यह पूर्ण रूपेण निर्मित हुआ। अमरावती के स्तूप का गुंबज नींव के आर पार 53 मीटर है और इसकी ऊंचाई 33 मीटर है दोस्तों। यह स्तूप भित्ति प्रतिमाओं से भरा हुआ है। इसमें बौद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्य उकेरे हुए हैं दोस्तों। नागार्जुन कोंड सातवाहनों के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के काल में अपने उत्कर्ष की चोटी पर था। नागार्जुन कोंड में केवल बौद्ध स्मारक ही नहीं बल्कि सबसे पुरानी ईंटों के बने हिंदू मंदिर भी देखने को मिलते हैं दोस्तों, नागार्जुन कोंड में दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, सातवाहन कालीन भाषा और साहित्य किस रूप में था, तो सातवाहनों की राजकीय भाषा जो थी वो प्राकृत थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सातवाहनों की राजकीय भाषा कौन सी थी दोस्तों, तो प्राकृत थी। सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे दोस्तों। प्राकृत ग्रंथ गाथा, हास्य
सप्तसाई यानी गाथा सप्तसती हाल नामक सातवाहन राजा की रचना बताई जाती है और इसमें लगभग 700 श्लोक है जो कि प्राकृत भाषा में ही है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, सातवाहन कालीन आर्थिक व्यवस्था किस रूप में थी। तो सातवाहनों ने करीम नगर और वारंगल में से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग किया था और करीमनगर जिले में एक उत्खनित स्थान पर लोहार की एक दुकान भी मिली है दोस्तों। और कोलार क्षेत्र में से प्राप्त स्वर्ण खादानों का उपयोग सातवाहनों ने बहुमूल्य धातु के रूप में किया दोस्तों। सातवाहनों ने भी कुषाणों की भांति सोने के सिक्के नहीं चलाए। उनके सिक्के अधिकांश शीशे के यानी लेड के थे जो दक्कन में पाए जाते थे। सातवाहनों ने पोटीन, तांबे और कांसे की मुद्राएं भी चलाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कितने बार पूछा जा चुका है कि सर्वप्रथम शीशे का सिक्का किसके द्वारा चालू किया गया। तो सातवाहनों के द्वारा शीशे का सिक्का जो है चालू किया गया दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, दक्कन के लोग धान की खेती जानते थे और शुरुआत की ही सदियों में कृष्णा और गोदावरी के बीच का क्षेत्र, विशेषकर दोनों नदियों की चट्टानों का क्षेत्र चावल का विशाल भंडार हो गया था दोस्तों। विदेशियों के विवरणों में आंध्र कपास के उत्पादन में प्रसिद्ध बताया गया तथा उत्तर के संपर्क से दक्कन के लोगों ने सिक्के, पकी ईंट, छल्लेदार कुएं और लेखन कला आदि का प्रयोग सीखा था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, मौर्योत्तर काल के विदेशी राजवंश कौन कौन से थे दोस्तों। मौर्योत्तर काल में जो आए विदेशी राजवंश, तो मौर्योत्तर काल का सबसे महत्वपूर्ण परिघटना उत्तर पश्चिम की ओर से भारत में अनेक जातियों का आगमन तथा भारतीय समाज में उनके समावेश की प्रवृत्ति थी। और इसका विवरण हम लोग इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों। पहले हैं हिंद यूनानी। सर्वप्रथम 200 ईसा पूर्व में यूनानियों ने हिंदू कुश पर्वत पार करके भारत में प्रवेश किया। यूनानी उत्तर अफगानिस्तान के अंतर्गत आमुद्रिया यानी ओक्सस के दक्षिण में बैक्ट्रिया में शासन करते थे। भारत पर आक्रमण सबसे पहले उन यूनानियों ने किया जो हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहलाते थे। ईसा पूर्व 2वीं सदी के आरंभ में हिंद यूनानियों ने पश्चिमोत्तर भारत के विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यह क्षेत्र सिकंदर द्वारा जीते गए क्षेत्र से भी बड़ा हो गया था दोस्तों। और ऐसा माना जाता है कि यूनानी जो अयोध्या और पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे, यानी यूनानी लोग जो थे दोस्तों वो अयोध्या यानी जो कि यूपी में है दोस्तों और पाटलिपुत्र बिहार, इतने बड़े क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। मौर्योत्तर काल में 2 यूनानी राजवंशों ने एक ही समय में पश्चिमोत्तर भारत में समानांतर शासन किया। पहला हिंद यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस प्रथम था जिसने 183 ईसा पूर्व में पंजाब के बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तथा इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। हिंद यवन शासक मिनांडर जो कि 165 से 145 ईसा पूर्व तक से दोस्तों प्रमुख था। यह मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। मिनांडर की राजधानी पंजाब में साकल यानी आधुनिक रूप से सियालकोट जाना जाता है दोस्तों, वहां थी और इसने गंगा यमुना दाओब पर भी आक्रमण किया। मिनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। नागार्जुन इस नागसेन का ही नामांतर है दोस्तों। पूछा जाता है दोस्तों, यानी मिनांडर को जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा किसके द्वारा दी गई, तो दोस्तों नागसेन के द्वारा दी गई दोस्तों। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे। ये प्रश्न और नागसेन द्वारा किए गए उनके उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न है दोस्तों। तो मिलिंद पन्हो के रचयिता कौन है दोस्तों, तो नागसेन है दोस्तों। भारतीय इतिहास में हिंद यूनानी शासक का महत्व इसलिए है कि यूनानी शासकों ने भारी संख्या में सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासक भारत के पहले शासक हैं जिनके जारी किए गए सिक्कों के विषय में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि उसमें जो है राजा के बारे में वर्णन होता था। सबसे पहले भारत में हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए, परंतु इनकी मात्रा कुषाणों के शासन में अत्यधिक थी। तो पूछा जाता है सबसे पहले भारत में जो है सोने के सिक्का जारी किसने किया दोस्तों, तो हिंद यूनानियों ने जो है सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए, जबकि इसकी मात्रा कुषाणों के शासन में अधिक थी।
हिंद यूनानी शासक ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। हिंद यवन शासक एंटियोकियस ने शुंग शासक भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस को दूत के रूप में भेजा। हेलियोडोरस ने विदिशा में स्तंभ की स्थापना की दोस्तों। नेक्स्ट वन से दोस्तों शक। यूनानियों के पश्चात शक भारत आए। शकों ने यूनानियों से अधिक क्षेत्रों पर शासन किया। शकों की 5 शाखाएं थी। प्रत्येक शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। इन शाखाओं का विवरण देख सकते हैं दोस्तों। पहली जो शाखा थी वो अफगानिस्तान में थी। दूसरी शाखा पंजाब में थी दोस्तों, और जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। और तीसरी शाखा जो थी वो मथुरा में बसी थी, और इसने लगभग 2 सदियों तक शासन किया। और चौथी जो है शाखा ने अपनी सत्ता पश्चिम भारत में स्थापित की थी, जहां इसने ईसा की 4वीं सदी के आरंभ तक शासन किया। और 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। लगभग 57-58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों से युद्ध किया तथा उन्हें पराजित किया और स्वयं को विक्रमादित्य कहता था दोस्तों। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में शकों पर विजय से आरंभ हुआ। तब से विक्रमादित्य शासक की समान उपाधि हो गई तथा ऊंची प्रतिष्ठा और सत्ता का प्रतीक बन गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, विक्रम संवत कब से चालू हुआ दोस्तों? तो 57 ईसा पूर्व से चालू हुआ दोस्तों। क्यों हुआ? तो शकों के पर विजय के कारण जो है विक्रम संवत स्टार्ट हुआ दोस्तों। भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले शासकों की कुल संख्या 14 थी। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे विख्यात विक्रमादित्य हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले टोटल कितने शासक हुए दोस्तों? तो 14 शासक हुए, जिसमें गुप्त सम्राट जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे दोस्तों, उन्हें सबसे विख्यात विक्रमादित्य के रूप में उपाधि दी जा सकती है। शकों की पश्चिम में स्थापित शाखा ने लगभग 4 सदियों तक शासन किया। वे गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से लाभान्वित हुए और उन्होंने भारी संख्या में चांदी के सिक्के स्थापित किए दोस्तों, चालू किए। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है शकों की कौन सी शाखा जो है सबसे ज्यादा दिनों तक शासन में रहा दोस्तों? तो शकों का जो है पश्चिम में स्थापित जो शाखा थी दोस्तों, वो लगभग 4 सदियों तक शासन की है। ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि शकों का जो है कौन सा शाखा सबसे ज्यादा टाइम तक शासन किया दोस्तों? तो पश्चिमी शाखा। आगे देखते हैं दोस्तों, रुद्रदामन प्रथम इस वंश के शासक है दोस्तों। शकों का सबसे प्रसिद्ध शासक जो है रुद्रदामन प्रथम थे, और इसका शासन न केवल सिंध में बल्कि कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भूभाग में था दोस्तों। रुद्रदामन ने काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र की प्रसिद्ध झील जो कि सुदर्शन झील है दोस्तों का जीर्णोद्धार किया। यह झील मौर्य काल में निर्मित थी और इसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि शक का कौन सा शासक था दोस्तों जो सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार करवाया था? तो रुद्रदामन था दोस्तों, जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। रुद्रदामन संस्कृत प्रेमी था। इसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा चुका है दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख जो है किस भाषा में लिखी गई है? तो वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है दोस्तों। और किसके द्वारा लिखी गई है? तो रुद्रदामन के द्वारा लिखी गई है, यानी उनके विचार को समाहित किया गया है जूनागढ़ अभिलेख में। तो जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है दोस्तों, और ये विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट वंश है दोस्तों पार्थेयाई या पहलव वंश। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के अधिपत्य के बाद पार्थेयाई लोगों का अधिपत्य हो गया। प्राचीन भारत के अनेक संस्कृत ग्रंथों में इन दोनों को एक साथ उल्लेख शक पहलव के रूप में मिलता है। पार्थेयाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था, जहां से इन्होंने भारत की ओर प्रस्थान किया। यूनानियों और शकों के विपरीत पहलव ईसा की पहली सदी में पश्चिमोत्तर भारत के एक छोटे से भाग पर ही सत्ता स्थापित कर पाए थे दोस्तों। गोंदो फर्नेस
सबसे प्रसिद्ध पर्थियाई शासक था। इसके शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचारक करने के लिए भारत आया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो पूछा जाता है, सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए जिस समय भारत आए थे तो यहाँ का शासक कौन था दोस्तों? तो गोंदो फर्नेस जो है यहाँ का शासक था। आगे देखते हैं दोस्तों, कुषाण वंश। पार्थेयाइयों के पश्चात कुषाण भारत आए और ये यूची और तोखरी भी कहलाए। यूची 5 कुलों में विभाजित एक कबीला था। कुषाण इन्हीं में से एक कुल के थे। पूछा जाता है दोस्तों कि पार्थेयाई जो है किस कबीले से थे? तो यूची कबीले से थे दोस्तों। कुषाण उत्तरी मध्य एशिया के हरित मैदानों के खानाबदोश लोग थे। चीन के पड़ोस में रहते थे और कुषाणों ने सबसे पहले बैक्ट्रिया और उत्तरी अफगानिस्तान पर अधिकार किया और वहां से शकों को भगा दिया था दोस्तों कुषाण लोगों ने। कुषाणों ने कालांतर में काबुल घाटी की ओर बढ़कर हिंदू कुश को पार करके गंधार पर अधिकार कर लिया दोस्तों, और वहां यूनानियों और पथियाइयों को अपदस्थ कर सत्ता स्थापित की। कुषाणों ने निचली सिंधु घाटी पर तथा गंगा के मैदानों की अधिकांश भागों पर अधिकार कर लिया। कुषाणों का साम्राज्य आमुद्रिया से गंगा तक तथा मध्य एशिया के खुरासान से लेकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक विस्तृत था दोस्तों। इतने बड़े भूभाग पर कुषाण वंश का शासन था। कुषाणों के अंतर्गत 2 राजवंशों की स्थापना हुई। पहले राजवंश की स्थापना कैडफाइसिस नामक सरदारों के एक घरानों ने की, जबकि कैडफाइसिस घराने का शासन 50 ईसा पूर्व से लेकर 28 वर्षों तक चला। इसमें 2 राजा हुए थे दोस्तों। पहला राजा कैडफाइसिस प्रथम, जो कि 15 से लेकर 64 ईस्वी तक रहा दोस्तों। इसने हिंदू कुश के एशिया में सिक्के चलाए, यानी हिंदू कुश के एशिया में सिक्के चलाए। इसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के भी ढलवाए थे दोस्तों। दूसरा राजा कैडफाइसिस द्वितीय था दोस्तों। इसने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी किया और अपने राज्य सिंधु नदी के पूर्व में विस्तृत भी किया। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक भीम कटफिसस को माना जाता है और इसी वंश में कनिष्क शासक हुआ था। तो कनिष्क जो है किस वंश का शासक है दोस्तों? तो कुषाण वंश का ही सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था दोस्तों। कनिष्क राजवंश के राजाओं ने ऊपरी भारत और निचली सिंधु घाटी में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है कि कुषाणों शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों कुषाण का? तो भीम कटफिसस जो है कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आरंभिक कुषाण राजाओं ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। उनकी स्वर्ण मुद्राएं धातु की शुद्धता में गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। मथुरा में जो कुषाणों के सिक्के, अभिलेख, संरचनाएं और मूर्तियां मिली है, उनसे स्पष्ट होता है कि मथुरा भारत में कुषाणों का द्वितीय राजधानी थी। कुषाणों की पहली राजधानी आधुनिक पाकिस्तान में अवस्थित पुरुषपुर या पेशावर में थी। पूछा जाता है दोस्तों कुषाणों की जो प्राचीन राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो वो पाकिस्तान क्षेत्र में पुरुषपुर में थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इस वंश के प्रमुख राजा जो थे वो कनिष्क थे दोस्तों। उनके बारे में देखते हैं। कनिष्क सर्वाधिक प्रसिद्ध कुषाण शासक था। उसने मथुरा को अपनी राजधानी बनाया और 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जो वर्तमान में भी भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो कनिष्क जो था दोस्तों, इसने जो है कुषाण वंश का शासक था दोस्तों, और इसने जो है शकों को पराजित किया था दोस्तों 78 ईस्वी में। उसी के उपलक्ष्य में जो है शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में स्टार्ट की। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया, जहां बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बौद्ध धर्म के चौथे जो संगति थी दोस्तों, वो कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कश्मीर के कुंडल वन क्षेत्र में हुआ था। किसके द्वारा कराया गया था? तो वो कनिष्क के द्वारा कराया गया था। और यहीं जो है बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बंट गया। पहला है दोस्तों हीनयान और दूसरा है महायान। कनिष्क के उत्तराधिकारी पश्चिमोत्तर भारत में लगभग 230 ईसा पूर्व तक शासन करते रहे और उनमें से कुछ ने तो शुद्ध भारतीय नाम धारण भी कर लिया था दोस्तों। ईरान के सासानी शक्ति ने ईसा की 3री सदी के मध्य में अफगानिस्तान और सिंधु के पश्चिम
के क्षेत्र कुषाण साम्राज्य में से छीन लिए थे दोस्तों। मौर्योत्तर कालीन प्रशासनिक व्यवस्था किस रूप में थी? तो मौर्योत्तर काल में जो कुषाण राजा ने महाराजा धीराज की गौरवपूर्ण उपाधि धारण की थी, और इसका आशय यह था कि छोटे छोटे राज्यों के राजा थे दोस्तों, वे छोटे छोटे राज्यों के राजा थे। शकों और कुषाणों ने इस भावना को बढ़ाया कि राजा देवता का अवतार होता है। कुषाण राजा देव पुत्र कहलाते थे। वह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी, जो अपने राजा को स्वर्ग का पुत्र कहते थे दोस्तों। स्मृतिकार मनु ने कहा है कि राजा बच्चा ही क्यों ना हो, उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि वह मानव रूप धारण करके शासन करने वाला देवता होता है। यानी मनु के अनुसार जो है दोस्तों, उसके अनुसार अगर राजा बच्चा भी है लेकिन उसकी आदर और सत्कार करना जरूरी है, क्योंकि वो मानव रूप में ही जो है देवता का स्वरूप होता है। कुषाणों ने राज्य शासन की छत्रप प्रणाली अपनाई। साम्राज्य अनेक छत्रपियों यानी उप राज्यों में बांटा गया दोस्तों, और प्रत्येक राज्य एक एक छत्रप के शासन में छोड़ दिया गया था। मौर्योत्तर काल में कुछ अन्य प्रथाएं भी शुरू की गई, जैसे दो अनुवांशिक राजाओं की संयुक्त शासन, जिसमें एक ही समय में एक ही राज्य पर दो राजाओं का शासन हो सकता था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मौर्योत्तर काल में जो है कुछ अन्य प्रथाएं थी, जैसे दो अनुवांशिक राजाओं का संयुक्त शासन भी चलता था दोस्तों, जिसमें एक ही समय में एक ही राज्य पर दो राजाओं का भी शासन किया जा सकता था। यूनानियों ने सेनानी शासन यानी सैन्य तंत्र की परिपाटी चलाई। वे इसके लिए शासक सेनानियों की नियुक्ति करते थे, जो यूनानी भाषा में स्ट्रेटेगोस कहलाते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, मौर्योत्तर कालीन सामाजिक स्थिति किस रूप में थी? तो यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण सभी भारत में अपनी पहचान अंततः खो चुके थे, और वे धीरे धीरे पूर्ण रूप से भारतीय बन गए थे। वे अधिकांश विजेता के रूप में आए थे, इसलिए वे भारतीय समाज में क्षत्रिय वर्ण में संविष्ट हो गए। यानी भारत में जो सामाजिक व्यवस्था था दोस्तों, उसके अंतर्गत जो है जो भी बाहर से लोग आए, यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण, ये सभी भारतीय समाज में विलीन होकर क्षत्रिय वर्ण में संविष्ट हो चुके थे। स्मृतिकार जो मनु है दोस्तों, उनके अनुसार अधम क्षत्रिय ही शक और पहलव थे, क्योंकि ये अपने कर्तव्यों से युक्त थे। इन्हें द्वितीय क्षेत्रों के क्षत्रिय का स्थान मिला था। भारतीय समाज में विदेशियों के आत्मसात्करण जितना अधिक मौर्योत्तर काल में हुआ, उतना शायद प्राचीन भारत के इतिहास में और किसी भी काल में नहीं हुआ था दोस्तों। मौर्योत्तर कालीन धार्मिक स्थिति के बारे में देखते हैं दोस्तों। मौर्योत्तर काल में अनेक विदेशी शासकों ने वैष्णव संप्रदाय को अपना लिया तथा जगत के पालनकर्ता विष्णु के उपासक बन गए थे। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश में स्थित विदिशा में ईसा पूर्व लगभग दूसरी सदी के मध्य में वासुदेव की आराधना के लिए एक स्तंभ का निर्माण किया था दोस्तों, और इस स्तंभ से विष्णु का बोध होता है। प्रख्यात यूनानी राजा मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नागसेन के साथ इसका प्रश्नोत्तर मौर्योत्तर काल के बौद्धिक इतिहास का अच्छा स्रोत है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है, यूनानी राजा मिनांडर जो है वो कौन सा धर्म अपनाए थे दोस्तों? तो बौद्ध धर्म अपनाए थे। किसके द्वारा? तो नागसेन के साथ जो प्रश्नोत्तर किया था दोस्तों, उसी के उपरांत जो है राजा मिनांडर जो है बौद्ध धर्म अपना लिए थे। आगे देखते हैं दोस्तों, कुषाण शासक शिव और बुद्ध दोनों के उपासक थे। कुषाण मुद्राओं में दोनों देवताओं के चित्र मिलते हैं। कई कुषाण शासक वैष्णव बने, इसमें वासुदेव का नाम प्रमुख है। वासुदेव नाम ही विष्णु के अवतार कृष्ण का पर्यायवाची है। मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म का एक नया रूप महायान सामने आया, और महायान का उदय होने पर बौद्ध धर्म का पुराना शुद्धताचारी यानी प्यूरिटन संप्रदाय हीनयान कहलाने लगा दोस्तों। तो महायान और हीनयान दो संप्रदाय के रूप में जो है मौर्योत्तर काल में ही जो है बौद्ध धर्म का स्वरूप देखा जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मौर्योत्तर कालीन आर्थिक स्थिति किस रूप में थी? शक कुषाण काल में भवन निर्माण के कार्यों में प्रगति हुई। इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग फर्श बनाने में किया जाने लगा, और मौर्योत्तर काल में जो खपड़ों का प्रयोग जो है फर्श और छत दोनों में किया जाने लगा दोस्तों। लाल बर्तन कुषाण काल का अपना मुख्य
मृदभांड है जो सादा और पॉलिशदार है। लाल पॉलिशदार मृदभांड बनाने की कला मध्य एशिया में सुविदित हुई थी दोस्तों। शकों और कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर उत्तम अश्वरोही सेना यानी जो है घोड़ों की घोड़सवारी सेना जो है दोस्तों और अश्वरोहण की परंपरा प्रारंभ की। शकों और कुषाणों ने लगाम और जीन का प्रयोग प्रचलित किया, यानी घोड़ों पर जो लगाम लगाया जाता है दोस्तों और बैठने के लिए जो जीन लगाया जाता है गद्दी, उसका प्रयोग प्रचलित किया, जो हमें ईसा की दूसरी और तीसरी सदियों की बौद्ध मूर्तियों में भी दिखाई देता है दोस्तों। इसका स्वरूप शकों और कुषाणों में पगड़ी, ट्यूनिक यानी कुर्ता दोस्तों, पाजामा और भारी लंबे कोट का प्रचलन था। यानी शक और जो कुषाण लोग थे दोस्तों, वो ज़्यादातर जो कपड़े पहनते थे वो पगड़ी, कुर्ता पाजामा और भारी लंबे कोट का प्रयोग करते थे। कुषाणों ने रेशम के उस प्रख्यात मार्ग पर नियंत्रण कर लिया जो चीन से होता हुआ पश्चिम एशिया तक जाता था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है रेशम मार्ग पर अधिकार करने वाला कौन सा शासक वर्ग था दोस्तों, तो वो कुषाणों का शासन जो था उस समय रेशम मार्ग पर जो है पूरा पूर्ण नियंत्रण कर लिया गया था, जो कि चीन से होता हुआ पश्चिम एशिया तक जाता था। भारत में बड़े पैमाने पर सोने का सिक्का चलाने वाले प्रथम शासक कुषाण ही थे, यानी सबसे ज़्यादा जो है सोने का सिक्का चलाने वाला शासक कौन था दोस्तों, तो कुषाण ही थे। मौर्योत्तर कालीन की अर्थव्यवस्था क्या थी दोस्तों, तो देखते हैं। मौर्योत्तर कालीन अर्थव्यवस्था को भारतीय प्राचीन अर्थव्यवस्था का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में शिल्प और वाणिज्य के क्षेत्र में अत्यधिक विस्तार हुआ था। सिक्कों का प्रचलन हो या बंदरगाह हो एवं नगर मार्गों का विकास तथा भू राजस्व की प्रणाली की शुरुआत इस काल की विशेषता है। यानी इस काल में क्या क्या हुआ दोस्तों, तो सिक्कों का प्रचुर मात्रा में प्रचलन हुआ, बंदरगाहों और नगर मार्गों के लिए विकास किया गया दोस्तों जाने आने के लिए, और भू राजस्व की प्रणाली का भी शुरुआत हुआ इस काल में। इसलिए जो है ये प्रमुख रूप से जो है स्वर्ण काल माना जाता है अर्थव्यवस्था के मामले में, प्राचीन अर्थव्यवस्था में। इस काल में अर्थव्यवस्था की विस्तार तथा उन्नति के कुछ लक्षण थे दोस्तों। पहला है दोस्तों नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नए वर्गों का उदय हो जाना, रोम एवं चीन के साथ व्यापारिक संबंधों का विकास तथा रेशम मार्ग की स्थापना करना दोस्तों। तो रेशम मार्ग की स्थापना किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो कुषाणों के द्वारा। हिप्पालस द्वारा भारत के मानसूनी समुद्री मार्ग की खोज करना, हिप्पालस के द्वारा ही जो है भारत के मानसूनी समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। रोम तथा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंधों की स्थापना भी जो है की गई। शिल्प तथा उद्योग के बारे में देखते हैं दोस्तों, तो मौर्योत्तर काल में शिल्पियों की विशेषीकरण हुआ। दीर्घ निकाय में 24 तथा महावस्तु में 36 प्रकार के व्यवसायों की चर्चा मिलती है। मिलिंद पन्हों में 75 प्रकार के व्यवसायों का विवरण भी मिलता है दोस्तों। आगे देखते हैं। साटक नामक एक विशिष्ट वस्त्र का निर्माण आरंभ हुआ। उरेयूर तथा अरिकामेडू में ईंटों से बने रंगाई के होज का अवशेष प्राप्त हुआ है। मगध वृक्ष के रेशम से बनने वाले वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल के पुंड्र में मलमल का निर्माण होता था दोस्तों, और जिसे गंगई कहा गया था। करीमनगर और नालगोंडा लौह इस्पात उत्पादन का केंद्र था। भारत से इसका निर्यात पार्थियाई तथा अबिसिनियाई बंदरगाहों के लिए होता था। नालगोंडा तथा कोंडापुर मूर्तियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। और व्यापार के क्षेत्र में देखते हैं दोस्तों मौर्योत्तर काल, तो भारत तथा रोम के मध्य व्यापार बड़ी मात्रा में किया जाता था, किंतु इस व्यापार में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं शामिल नहीं थी। यहाँ विलासिता संबंधी वस्तुओं का व्यापार अधिक होता था। रोम के सिक्के तमिल क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं और रोम के व्यापारी दक्षिण भारत से मसालों का आयात करते थे। वे मध्य तथा दक्षिण भारत से मलमल हो गया दोस्तों, मोती, रत्न और मानिक का भी आयात करते थे। यानी रोम के जो व्यापारी थे तो भारत से क्या क्या चीज़ का व्यापार करते थे दोस्तों, तो मुख्य रूप से जो है दक्षिण भारत क्षेत्र से मसालों का आयात करते थे तथा मध्य और दक्षिण भारत से मलमल, मोती, रत्न और मानिक का भी आयात करते थे दोस्तों। आगे देखते हैं। लोहे की वस्तुएं विशेषकर बर्तन रोम को भेजे जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। पौधे और उसके उत्पाद तथा औषधियां भी भारत से भेजी जाती थी। रेशम चीन से भारत के रास्ते रोमन साम्राज्य को भेजा जाता था।
रोम से भारत को शराब हो गया, शराब के दोहत्ते कलश तथा मिट्टी के अन्य पात्र भेजे जाते थे। ऐसी वस्तुएं उत्खनन के बाद तामलुक यानी जो कि पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, और अरिकामेडु यानी जो वर्तमान में पुडुचेरी में है, तथा दक्षिण भारत के अन्य स्थानों से मिली है। रोम से भारत आने वाली वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण रोमन सिक्के थे, जो प्रायः सोने और चांदी के थे। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 150 स्थानों पर रोमन सिक्के मिले हैं। इनमें अधिकांश स्थल विंध्य पर्वत से दक्षिण के एरिया में मिले हैं, यानी दक्षिण भारत के ही क्षेत्र में ज़्यादातर मिले हैं। रोम से सोने के सिक्कों का भारत आने पर रोमन लेखक प्लिनी ने दुख व्यक्त किया है। इसका विवरण नेचुरल हिस्ट्री में मिलता है। रोम ने गोल मिर्च मंगाने पर अत्यधिक व्यय किया था, यानी जो काली मिर्च है दोस्तों, जिसे गोल मिर्च कहा जाता है, उस पर जो है अत्यधिक खपत था दोस्तों रोम में, तो इसलिए मंगाया जाता था। कहाँ से? तो भारत से। पश्चिम के लोगों को भारतीय गोल मिर्च यानी काली मिर्च अत्यधिक प्रिय थी। इसी कारण गोल मिर्च को संस्कृत में यवन प्रिय कहा गया है। भारत तथा रोम के संदर्भ में व्यापार संतुलन भारत के ही पक्ष में था दोस्तों, यानी भारत के लोगों को फायदा ज़्यादा था। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत तथा रोम व्यापार में जहाज रानी यानी शिपिंग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अनेक रोमन व्यापारी दक्षिण भारत में बस गए थे। रोम से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों से यह स्पष्ट हुआ है कि अनेक तमिल सौदागर रोम साम्राज्य के समय मिस्र यानी इजिप्ट में भी बस गए थे दोस्तों। अब देखते हैं मौर्योत्तर काल में जो मुद्रा व्यवस्था थी दोस्तों, उसके बारे में। तो हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। कुषाणों के समय इनकी संख्या अधिक थी। भारत की स्वर्ण मुद्राएं केवल रोमन सिक्कों से नहीं ढाली गई थी, बल्कि भारत में अनेक स्थानों पर भी सोने की खानें थीं। रोम के संपर्क के फलस्वरूप कुषाणों ने दिनार सदृश स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो गुप्त शासकों के शासनकाल में प्रचलित रही। स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग रोजमर्रा के लेन देन में नहीं होता था। इससे में जो है शीशे, पोटीन तथा तांबे की सिक्कों का प्रयोग होता था दोस्तों। तो सबसे पहले जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की दोस्तों, किसके द्वारा? तो हिंद यवनों के द्वारा जो है सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा जारी की गई दोस्तों। और कुषाणों ने जो है अपने समय सबसे अधिक जो है स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग किया। आगे देखते हैं दोस्तों, नगरों का विकास। शिल्प और वाणिज्य की समृद्धि शिल्प और वाणिज्य की समृद्धि तथा मुद्रा के अत्यधिक प्रयोग के कारण नगरों का विस्तार हुआ दोस्तों। वैशाली, पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रीवस्ती, हस्तिनापुर, मथुरा, इंद्रप्रस्थ जैसे नगरों का उल्लेख साहित्यिक ग्रंथों में होता है। चीनी यात्रियों द्वारा भी ऐसे नगरों की चर्चा की गई है। बिहार के कई पुरास्थल जैसे कुषाण काल में समृद्ध थे। इसमें चिरांद हो गया, सोनपुर हो गया, बक्सर और भी बहुत जो क्षेत्र थे दोस्तों वो प्रमुख हैं। सातवाहन काल में पैठन, धान्य कटक, अमरावती, नागार्जुन कोंड, भड़ौच, सोपारा, अरिकमेडु तथा कावेरीपट्टनम समृद्ध नगर थे। तेलंगाना में इस समय के अनेक स्थल उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। मौर्योत्तर कालीन कला एवं संस्कृति के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो मौर्योत्तर काल में कला की गांधार और मथुरा शैली का विकास हुआ। इनका संबंध मूर्ति कला से था। मध्य एशिया से जो मूर्ति शिल्प की कृतियां प्राप्त हुई है, उनमें बौद्ध धर्म के प्रभाव की छाया में स्थानीय और भारतीय दोनों लक्षणों का मिश्रण पाया जाता है। यानी मौर्योत्तर कालीन जो कला और संस्कृति के रूप में देखा जाए तो मुख्य रूप से दो शैलियों का विस्तार मिलता है दोस्तों, एक गांधार शैली और दूसरा है मथुरा शैली। इन दोनों का विकास हुआ दोस्तों, और इसका जो संबंध है ये दोनों शैली का मुख्य रूप से मूर्ति कला से संबंधित है। मध्य एशिया में जो मूर्ति शिल्प की कृतियाँ प्राप्त हुई है दोस्तों, उसमें जो है बौद्ध धर्म हो गया के प्रभाव की छाया जो है स्थानीय और भारतीय दोनों लक्षणों का मिश्रण देखा जा सकता है दोस्तों। आगे देखते हैं, भारतीय शिल्पकारों का विशेषकर भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत गांधार में मध्य एशियाई, यूनानी और रोमन शिल्पकारों के साथ संपर्क हुआ है। इससे नई शैली की कला का उदय हुआ, जिसमें बुद्ध की प्रतिमाएं यूनान और रोम की मिश्रित शैली में बनाई गई थी दोस्तों।
गांधार कला का प्रभाव मथुरा में भी पहुंचा। हालांकि वह मूलतः देसी कला का केंद्र था। मथुरा में बुद्ध की विलक्षण प्रतिमाएं बनी, परंतु इस स्थान को ख्याति कनिष्क की सिरोहीन खड़ी मूर्ति के द्वारा प्राप्त हुई है, जिसके निचले भाग में कनिष्क का नाम भी खुदा है दोस्तों। यानी गांधार कला का जो प्रभाव है दोस्तों, वो मथुरा क्षेत्र में भी पहुंचा, परंतु मथुरा क्षेत्र में मूलतः देसी कला का केंद्र माना जाता था उस समय। कला की मथुरा शैली ईस्वी सन की आरंभिक सदियों में विकसित हुई और इसकी लाल बलुआ पत्थर की कृतियां मथुरा के बाहर भी पाई जाती है। मौर्योत्तर कालीन साहित्य और विधा किस रूप में था, देखते हैं दोस्तों। काव्य शैली का पहला जो नमूना है वो रुद्र दामन का काठियावाड़ में जूनागढ़ अभिलेख है, जिसका समय लगभग 150 ईसा पूर्व माना जाता है दोस्तों। साहित्यकार अश्वघोष को कुषाणों का संप्रेषण प्राप्त था। इसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित के नाम से लिखी। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो अश्वघोष जो है बुद्ध चरित के रचनाकार हैं। अश्वघोष ने सौंदरानंद नामक काव्य भी लिखा, जो संस्कृत काव्य की उत्कृष्ट उदाहरण है दोस्तों। आगे देखते हैं, महायान बौद्ध संप्रदाय की प्रगति के कारण अनेक अवदानों की रचना हुई। अनेक अवदान बौद्धों की मिश्रित संस्कृत भाषा में ही लिखे गए थे। अवदानों का उद्देश्य लोगों को महायान के उपदेशों से अवगत कराना था और इस कोटि की प्रमुख कृतियां जो है मुख्य रूप से महावस्तु और दिव्यावदान है दोस्तों। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में भी योगदान दिया, परंतु पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका नाम से विदित हुआ। यवनिका शब्द यवन शब्द से बना है और यवन शब्द आयोनियन का संस्कृत प्रतिरूप है। यानी सबसे पहले जो है पर्दा प्रथा लाने वाले भारत में कौन थे दोस्तों, तो यवन लोग ही थे। धर्मोत्तर साहित्य का सबसे अच्छा उदाहरण वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र है और इसका काल ईसा की 3री सदी मानी जाती है। तो कामसूत्र के रचनाकार कौन है दोस्तों, वात्स्यायन जो है वो कामसूत्र के रचनाकार हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, मौर्योत्तर कालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस रूप में थी, तो मौर्योत्तर काल में यूनानियों के संपर्क से खगोल और ज्योतिष शास्त्र में प्रगति हुई। यूनानी शब्द हेरोस्कोप संस्कृत में होरा शास्त्र हो गया, जिसका संस्कृत में अर्थ फलित ज्योतिष शास्त्र है दोस्तों। यूनानी शब्द द्रकम भारत में द्रम हो गया। यूनानी शासकों ने ब्राह्मी लिपि चलाई और अपने सिक्कों पर कई भारतीय रूपांक यानी मोटिव भी चलाए दोस्तों। चरक संहिता में उन वनस्पतियों के नाम हैं जिसमें रोग की चिकित्सा के लिए दवाएं बनाई जाती थी दोस्तों। और कनिष्क के लंबे कोट, चुस्त पाजामा तथा लंबे जूते में चित्रित किया गया है। यानी कनिष्क को जो है लंबे कोट पहने हुए, चुस्त पाजामा पहना हुआ और लंबे जूते में भी जो है चित्रित किया हुआ देखा गया है दोस्तों। चमड़े के जूते बनाने का प्रचलन भारत में संभवतः मौर्योत्तर काल से ही आरंभ हुआ था माना जाता है दोस्तों। ऐसा भारत में प्रचलित तांबे के कुषाण कालीन सिक्के रोमन सिक्कों की नकल थे और भारत में जो कुषाणों ने जो सोने के सिक्के ढलवाए वे रोमन स्वर्ण मुद्राओं की ही नकल थी दोस्तों। यानी भारत में जो प्रचलित तांबे के कुषाण कालीन सिक्के थे दोस्तों, वो किसकी नकल थी, तो रोमन सिक्कों की नकल थी। और भारत में जो कुषाणों के द्वारा जो है सोने के सिक्के ढलवाए गए वे भी रोमन स्वर्ण मुद्राएं जो थी उसी की नकल थी। प्राचीन भारत में किसी भी अन्य काल में शीशे के कार्य में ऐसी प्रगति नहीं हुई जैसी मौर्योत्तर काल में हुई थी दोस्तों। यानी शीशा के क्षेत्र में भी जो है बहुत सारी प्रगति देखी जा सकती है मौर्योत्तर काल में दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।